अब आगे कुणाल भी यही सोच रहा था कि ब्लू फोर्स की क्वीन से टकराना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और मिशन होने वाला था। उसे किसी भी हाल में उन वेपन्स को हासिल करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उसकी जिंदगी का मकसद यही है कि वह अपने पिता को आजाद करवा ले और उस चीज को हासिल कर ले जिसके लिए ये सब रचा गया था। नक्षत्र की नजर भी कुणाल के हर एक भाव को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह बिना किसी भाव के था, लेकिन उसकी आंखें काफी कुछ कह रही थी। नक्षत्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद पर हंसते हुए, मुझे लगा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी बहन से बका कोई नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और ही देख रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब देर हो चुकी है। तुम्हारी शक्तियां तुम पर हावी होने लगी है, अगर ऐसा ही रहा तो अनर्थ हो जाएगा, तुम भटक जाओगे कुणाल, अपने दिल को खोकर तुम कहीं एक पत्थर ना बन जाओ। यही सब मन में सोचते हुए नक्षत्र को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कुछ तो समझ गया था, लेकिन वो किस्मत और हालात के हाथों मजबूर था। वह जान चुका था कि दुश्मन उनके पास आ रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो कुणाल का बदलना तय है। लेकिन उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब वो कैसे रोके, क्योंकि वह ये समझ चुका था कि कुणाल और नायरा अगर अलग हुए तो वो दोनों इसे सह नहीं सकेंगे, लेकिन नियति को रोकना नामुमकिन था। उसे अपनी बहन को अनजान खतरे के बारे में आगाह करने की जरूरत थी। वो सब अपनी अपनी सोच में गुम थे कि अचानक से उनके एक टीम मेंबर ने टीवी ऑन कर दी। उस वजह से सब होश में तो आगे, लेकिन अगले ही पल न्यूज की हेडलाइन जैसे ही उनके कानों में गई वो सब एकदम स्तब्ध रह गए थे। कुणाल और चीफ ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों ने हिना में सर हिला दिया। आखिर कब तक ये खबर लोगों तक नहीं पहुंचती कि जिसने इतने ब्रिलियंट वेपन बनाए थे वह मोहिनी रस्तोगी नहीं, कोई मिस्टीरियस पर्सन था। वैसे भी झूठ तो झूठ होता है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सब शौक थे, लेकिन नक्षत्र की आंखें हल्की नम हो गई, लेकिन उसने बड़ी ही होशियारी से इसे छुपा लिया। उसे आज अपनी बहन पर गर्व हो रहा था, क्योंकि जो वो नहीं कर सका वह उसकी बहन पलक झपकते ही करने का दम रखती थी। चीफ ने कुणाल और नक्षत्र को देखते हुए कहा, ब्लू फोर्स को कम मत समझना। उनकी पावर का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। जिसने भी ऐसा किया वो उनके लिए किसी यमराज से कम नहीं थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम किसी तरह उनसे कॉन्टैक्ट करें और वेपन देने के लिए कोई समझौता करें। अगर शांति से काम बन रहा हो तो दुश्मनी क्यों करनी। उन दोनों ने भी अपना सर हिलाकर स्वीकृति दे दी। लेकिन ये बात तो सिर्फ नक्षत्र ही जानता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नायरा कभी भी अपनी या अपनों से जुड़ी चीज को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देगी। वहीं दूसरी तरफ मोरपंख विला के बेसमेंट में लैपटॉप पर आज की हेडलाइंस पकड़ नायरा के दिल को एक अलग ही सुकून मिला था। क्योंकि भले ही उसकी मॉम अपना क्रेडिट ना ले, मगर उनकी किसी भी मेहनत को वो दूसरे को छीनने कैसे देती। नायरा ने उस हेडलाइन को पढ़ा जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। मोहिनी रस्तोगी एक चोर है जिसने किसी दूसरे की मेहनत को चुरा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की। उसे सुकून था इस बात का कि उसने अपनी मॉम के एक गुनहगार को उसकी सजा दे दी। वैसे भी उसके लिए जेल में उम्र कैद में रहना कोई छोटी सजा नहीं थी, क्योंकि उसने किसी जान नहीं ली थी, ना ही उसका तारिणी सिंह पर हमला कराने में कोई हाथ था। नायरा के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। श्री, निहाल और अलिना तीनों की निगाहें सिर्फ अपनी बॉस पर टिकी थी कि अचानक अलिना कुछ सोचते हुए बोली, बॉस मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने मोहिनी को उस बूढ़े रस्तोगी का नाम क्यों नहीं लेने दिया, वरना आज एक साथ दो लोगों को सजा हो जाती, जिससे हमारा फोकस सिर्फ उस लीला रस्तोगी रहता और बहुत जल्द उसकी भी कब्र खोद दी जाती। उद्धरण चिन्ह। नायरा अपनी आंखें बंद करके पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर टिक जाती है। सबकी नजर उस पर ही थी। तभी सबको नायरा आवाज सुनाई देती है, तुम सही सोच रही हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो उसे जीने का मौका मिल जाता। वैसे भी वो कितने ही साल जिएगे। मैं तो बस उसे उसके कुछ बचे हुए लम्हों में पूरी जिंदगी का अपमान और दर्द देना चाहती हूँ। तुम सब बस इंतजार करो और देखो कि जैसे ही रस्तोगी का नाम अंगमगाया, उसी के साथ एक धमाका और पूरी इमारत गिर जाएगी, फिर होगा मेरा बदला पूरा। ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे तड़पाने का मजा ही कुछ और होता है। इतने कहते ही नायरा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। श्री, बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें उस स्पीड स्टोन तक जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि मोहिनी का पति ऑलरेडी तैयार बैठा होगा। नायरा ने उसे देखा और अपना सर हिला दिया, फिर सबको देखकर बोली, चिंता मत करो, वो रस्तोगी खुद ही उस स्टोन तक हमें पहुंचाएगा। इस धमाके से उसकी इज्जत तो गई जिसके कारण वो हवा में था, लेकिन अब वो बौखला जाएगा और अपने डर को शांत करने एक बार उस स्टोन देखने जाएगा, जिससे उसे सब सही करने की ताकत मिले, लेकिन होगा कुछ अलग ही। इतना सुनकर वो सब हंसने लगते हैं और निहाल अपनी बॉस की तारीफ करते हुए, अरे बॉस आपका दिमाग तो सुपर हिट है, छुपकर वार करना तो कोई आपसे सीखे। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरकर देखने लगते हैं।
इस बार तो नायरा भी अपने आप को पिटना चाहती थी कि वो इस बेकल सायको को अपनी टीम का लीडर कैसे बना सकती थी। निहाल, जो नायरा की तारीफ कम और बेइज्जती ज्यादा कर रहा था, उसे अचानक से एक शॉक लगता है। अरे अरे, शॉक वाला नहीं, बिजली वाला शॉक, टीयर्स ऑफ जॉय। कोई नहीं, कल हम उसका पूरा शॉक देख लेंगे, और ये भी कि बिजली के झटके से उसका दिमाग घूमकर वापस आया या नहीं। निहाल को अचानक से झटका लगता है, लेकिन बाकी सब बेफिक्र होकर अपनी जगह पर ही खड़े थे, क्योंकि उनके लिए इसे देखना कोई नई बात नहीं थी। निहाल जब भी नायरा के सामने होता है तो उसे इम्प्रेस करने की सोचता है, लेकिन हो उसका उल्टा जाता था। इसलिए उसका ऐसे झटके खाना आम बात हो चुकी थी, और इस डॉस का इस्तेमाल सिर्फ मुंह बंद करने की आखिरी वार्निंग देने के लिए किया जाता था। नायरा का ध्यान तो पूरी तरह अपने लैपटॉप पर था, जहां बूढ़े रस्तोगी साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे थे जैसे नायरा देखना चाहती थी। नायरा के होठों पर अभी भी वो डेविल स्माइल बनी हुई थी। निहाल भी अब संभल गया था, लेकिन अब उसमें बीच में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। नायरा का ध्यान लगातार अपने लैपटॉप पर दिख रहे रस्तोगी फैमिली के हेड पर, और वो उनकी लिपसिंग को रीड करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। अचानक से किसी के स्टडी रूम के दरवाजे को खटकाने की आवाज आने लगी, जिससे उन सबका ध्यान हटा, और तब तक नायरा का भी काम हो गया था। जो वो जानना चाहती थी उसे पता चल चुका था। अब बस उसे रात होने का इंतजार करना होगा। यही सोचते हुए नायरा ने लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, अंदर आ जाओ। नायरा के कहते ही दरवाजा खुला और एक अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर लेकिन ठंडी अभिव्यक्ति वाला शख्स अंदर आया। सब उसे देखकर बिना कुछ कहे रूम से निकल गए। नायरा ने भी कुछ नहीं कहा, बस मन में सोचा, समझदार को इशारा ही काफी है। नायरा ने उस प्यारे आदमी को देखा जिसने उसके दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी, लेकिन आज उसे कुछ तो कमी लग रही थी, जैसे तब थी जब वो उससे पहली बार मिली थी। उसकी निगाहें अब एक जोहरी की तरह बस अपने सामने खड़े हीरे को तराश रही थी। ये सुबह से अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसे देखने के बाद नायरा का मन फिर एक बार बेचैन होने लगा था। कुणाल बिना कुछ कहे नायरा के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी भी नजर लगातार नायरा की उन हल्की भूरी आंखों पर अटकी थी, जैसे वो कुछ पता करने की कोशिश करना चाहता हो। लेकिन नायरा की आंखें पढ़ना उसके लिए आज मुश्किल हो रहा था। नायरा, तुम क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हें मेरी जान, कुणाल शरारत से मुस्कुरा कर बोला। नायरा, कैरेट अंडरस्को कैरेट अचानक हंसने लगती है। ओह कुणाल, माय स्वीट हबी, आप अचानक से 360 डिग्री कैसे घूम गए? मतलब ये तो वही बात हो गई ना, एक पल में जज्बात बदल गए, इंसान बदल गया और बदल गए हमारे रिश्ते। क्यों ही ना? हाँ बिल्कुल, मेरी जान कैसे गलत हो सकती है? ये कहकर वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल कुणाल नायरा को खींचकर अपनी पल गोद में बैठा लेता है। दोनों अब एक दूसरे को कसकर थाम लेते हैं। इसका क्या मतलब समझूं कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर करते हैं, या फिर ये कि आप मुझे किसी भी हाल में छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही उसके सवाल का जवाब दिया, ये सच है कि मैं तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही बात विश्वास की, तो तुम चाहे जैसी भी हो, सिर्फ मेरी हो। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी किसी भी आइडेंटिटी को नहीं जानना चाहता, सिर्फ एक के वो है मेरा बचपन का प्यार, मेरी नायरा। कुणाल ये सब काफी प्यार और इमोशन से कह रहा था। नायरा भी इसे महसूस कर रही थी। उसके दिल की बेचैनी कुणाल के अडिग शब्द सुनकर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मुझे एक पल को लगा कि मैंने आपको खो दी। इसके आगे के शब्द नायरा के मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसी पल कुणाल ने अपने ठंडे होठ नायरा के उन हट शेप के होठों से जोड़ दिए। अपने अकेशन से कुणाल नायरा को बताना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। लेकिन कुणाल को उसकी नायरा से जुदा तो अब खुद भगवान भी नहीं कर सकते। कुणाल अपने प्यार का एहसास लगातार नायरा को करा रहा था। उनकी सॉफ्ट किस अब डीप होती जा रही थी। कुणाल नायरा के लोअर लिप को बड़े ही इंटेंसिटी से किस कर रहा था, उसके बाद बाइट करके उसे सक करने लगा था। कुणाल की इंटेंसिटी अब नायरा पिघल चुकी थी। वो भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे के होठों को लॉलीपॉप की तरह सक कर रहे थे। अब उनकी ये डीप किस धीरे धीरे फ्रेंच किस बन चुकी थी। कुणाल ने किस करते हुए ही अपनी गर्म जीभ नायरा के मुंह में एंटर कर दी। इसे फील करते ही नायरा का शरीर पूरी तरह जम गया, और अब उसके जीभ भी कुणाल से टच होकर आपस में ऐसे लिपट रही थी जैसे दो प्यार करने वाले लिपटते हैं। कुणाल नायरा के मुंह के हर हिस्से में अपनी जीभ से टच करने लगा था। नायरा की हालत तो अब और भी खराब हो चुकी थी। कुणाल भी लगभग अपना कंट्रोल खो चुका था। अब वो बिना रुके एक प्यासे की तरह नायरा के स्लाइवा को अपने स्लाइवा से मिला रहा था। इससे नायरा की जीभ अब सून पड़ चुकी थी। अब कुणाल फिर से नायरा के होठों को चूमने लगा था।
दोनों ही पैशनेटली एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। नायरा तो ऐसा फील कर रही थी जैसे वो हेवन में हो। कुणाल का एक हाथ नायरा की गर्दन पर था और दूसरा कमर पर, वही नायरा के दोनों हाथ कुणाल की गर्दन को अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए थी। करीब 30 मिनट तक उनकी किस जारी ही रहती है। जब दोनों के सांस फूलने लगती है तो दोनों ही एक दूसरे के होठों को छोड़ देते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। नायरा तो शर्म की वजह से अपना चेहरा कुणाल की चेस्ट में छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुणाल नायरा की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और वो भी उसे गले लगाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब दोनों शांत हो जाते हैं तो कुणाल नायरा को अपनी गोद में लेकर बाहर आ जाता है और सीधा नायरा के रूम में चला जाता है। वहीं छुपकर खड़े वो 3 लोग अपनी बॉस का शर्म से लाल चेहरा देखकर पहले तो सदमे में ही चले गए थे। श्री और अलीशा तो जल्द ही संभल गए, लेकिन हमारे निहाल बाबू जिन्होंने अपनी बॉस की लव स्टोरी की हवा ही लगी थी, लेकिन आज खुद की आंखों से ये प्यार भरा नजारा देखकर तो उनकी हवाया ही उड़ चुकी थी। श्री ने उसे हिलाया और बोला, अब क्या बॉस और बिग बॉस को नजर लगाने का इरादा है तेरा? निहाल जो सदमे में था, श्री के हिलाने से उसे होश आया, लेकिन उसकी कही बात सुनकर निहाल ने एक गुस्से वाला लुक श्री को दिया और अपनी बोहे चाहते हुए बोला, ये बॉस तो समझ आता है, लेकिन बिग बॉस किसे बोला तूने? हम बिग बॉस हमारी बॉस के होने वाले हस्बैंड कुणाल कपूर और कौन? श्री ने चिढ़ते हुए निहाल के सवाल का जवाब दिया। निहाल ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और अलीशा से पूछा, इतनी प्रोग्रेस कब हो गई? और हमारी बॉस को ये सीक्रेट आर्मी एजेंट ही मिला था टाका भिड़ाने के लिए। निहाल की बात सुनकर अलीशा ने पहले उसे घूरा, फिर बोली, ये बात तू बॉस से क्यों नहीं पूछ लेता कि उन्हें वही क्यों मिले? हम इतना कहते ही अलीशा एक शैतानी स्माइल करते हुए वहां से अपने मिशन के प्लेन को एक्सिक्यूट करने की तैयारी करने चली गई। श्री भी निहाल को एक आई विंक करते हुए वहां से गायब ही हो गया। बेचारा निहाल तो देखता ही रह गया और सोचने लगा कि मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया, मुझे क्या बॉस है जाने। ये दोनों गए तो मैं क्यों रुका हुआ हूँ? मैं भी चला उन रस्तोगी की बैंड बजाने की तैयारी करने। ये सब सोचते हुए वो भी अपने बेस के लिए निकल गया। नायरा के रूम में कुणाल बेड पर लेटा हुआ था, उसकी शर्ट के सभी बटन खुले हुए थे। उसका हाथ नायरा की खुली कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ बालों से खेल रहा था। वही नायरा अपनी आंखें बंद किए कुणाल के ऊपर लेटी हुई थी। उसके दोनों हाथ कुणाल के एब्स को बार बार छू रहे थे। नायरा, शैतानी करना बंद करो, मेरे कंट्रोल को हर बार चैलेंज मत किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन हरकतों से किसी दिन मैं खुद पर काबू खो दूं। सो माय बेबी बी केयरफुल, कुणाल ने शरारत भरे अंदाज में नायरा को छेड़ते हुए कहा। नायरा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, आपको रोका किसने है हब्बी? मैं तो पहले से ही आपकी हूँ। नायरा के ये शब्द कुणाल के कानों में मिश्री की तरह घुल गए थे। येस माय बेबी, आप सिर्फ मेरी है और मैं आपका। लेकिन आज तुमसे सीधे आप कैसे हो गया? कुणाल ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। नायरा, अब क्या मैं आपको प्यार भी ना करूं? ठीक है, बस मेरा मन किया तुम की जगह आप कहने का, यही एक कारण है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल, आह, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए आज कुछ ज्यादा प्यार बरसाया जा रहा है। हम बोलिए। कुणाल की बात सुनकर नायरा की आंखें नीची हो गई। उसे इस तरह खुद से नजरें चुराता देख कुणाल नायरा के चेहरे को थामकर बोला, जान, मेरी आंखों में देखो, इस तरह मुझसे अपनी नजरें मत चुराओ। नायरा ने जब कुणाल की आंखों में देखा तो वहां सिर्फ ढेर सारा प्यार था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। नायरा ने कुणाल की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मुझे जलन हो रही है। क्या मैं ऐसा महसूस सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला और अपनी मिस सिन्हा से मिलने चले गए? बोलो, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? कुणाल जो शांति से सब सुन रहा था, उसका हाथ जो नायरा के बालों को सहला रहा था वो अब उसकी कमर पर कस चुका था। उसकी काली आंखें और भी गहरी हो गई थी। नायरा भी उस बदलते ऑरा को महसूस कर पा रही थी। वो भी समझ चुकी थी कि कुणाल पर गुस्सा हावी हो रहा है, इसलिए उसने भी अपनी पकड़ कस दी। उन दोनों का जिस्म एक दूसरे से लिपटा हुआ था, वहां हवा तक को जाने की इजाजत नहीं थी। कुणाल भी नायरा की नजदीकी को महसूस करके थोड़ा शांत हो गया और अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए बोला, आज ये गलती कर दी, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सिवा कोई भी मेरे इतने करीब नहीं आ सकता, इसलिए किसी भी ऐसे इंसान को जो सिर्फ परेशानी पैदा करना चाहता है उसका नाम मुझसे ना जोड़े तो यही बेहतर होगा। रही बात झूठ की, तो मुझे उस वक्त तुम्हें कुछ भी बताना सही नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद उलझा हुआ था, इसलिए घर से सीधा मैं मिस सिन्हा की बताई जगह पर गया। फ्लेशबैक स्टॉट, कैरेट, सिटी स्टार कॉफी हाउस। काल्पनिक नाम। कुणाल की कार कैफे के बाहर आकर रुकी।
वो अपनी कार से निकला और सीधे टेबल नंबर 2 पर जाकर बैठा और बिना किसी भाव के बोला, इस तरह बुलाने का क्या मतलब समझूं? मिस सिन्हा। ये और कोई नहीं अलका सिन्हा थी जो रात में ही इंडिया आई थी। उसने कुणाल को यहाँ बुलाने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसमें उसकी मदद अविराज के पापा ने की क्योंकि अविराज पहले ही अपने किसी मिशन पर निकल चुका था। कोष्टक। कुणाल तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। कॉल मी ओनली अलका। स्माइलिंग फेस उसने अपनी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कुणाल ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, मिस सिन्हा मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ। क्या आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर सकती? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरे डेट के बारे में कैसे पता चला? और जो फोटो आपने भेजी इसका क्या मतलब हुआ? इतना कहकर कुणाल की रात से भी काली आंखें अपने सामने बैठी लंडकी को घूर रही थी। कुणाल के आंखों को देखकर वो खुद भी सहम गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और कुणाल के पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे डेट जिंदा है और उन्हें केंद्र में रखा गया है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तुम्हारे डेट को खोजने में, और मेरे पास बहुत सी जानकारी भी है। लेकिन उसकी बात सुनकर कुणाल की आंखें पहले ही सिकुड़ गई थी, मगर उसका लेकिन शब्द सुनकर उसके होठों पर एक मजाकिया हंसी थी। सही भी है, इस दुनिया का दस्तूर ही है लेन देन। क्या इसने उसे भी एक ऐसा व्यक्ति समझा है जो अपने फायदे के लिए उसकी कोई भी शर्त मानेगा? वो आगे अपनी बात कहती उससे पहले ही कुणाल उसकी बात काटते हुए बोला, सॉरी मिस सिन्हा, लेकिन मुझे आपको निराश करना होगा। रही बात मेरे डेट के होने या नहीं होने से, इसका पता मैं खुद ही करूंगा। इतना बोलकर वो उठ गया। तभी अलका बीच में बोली, अपनी कॉफी तो खत्म करे। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, बस कॉफी को उठाकर अपने साइड के टेबल पर बैठे ऋषि को दे दी। खुद वहां से निकल गया बिना कोई जवाब सुने। उसके ऐसे बिहेवियर से अलका की आंखें लाल हो गई और अगले ही पल उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। क्यों कुणाल, क्यों तुम मेरे लिए इतने कठोर क्यों हो? आखिर उस नायरा में ऐसा क्या है जो तुम उसके पास रहना चाहते हो? उसने सोचा और वो भी अपनी कार से वहां से निकल गई। वही ऋषि तो मजे से कॉफी पीकर उसे रोते हुए देख रहा था। जब वो चली गई तो खुद भी अपने कंधे उचकाकर वहां से 9-2-11 हो गया। फ्लैशबैक एंड कुणाल का एक्सप्लेनेशन सुनकर नायरा शांत हो जाती है और उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती है। नायरा, मुझे बुरा लगा था जब किसी ने तुम्हारी और उस लंडकी की फोटो भेजी, तो ये बात सच है कि मैंने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसका तुम्हें उस तरह देखना जैसे इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, उसके लिए मेरे दिल को दर्द पहुंचा रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए नायरा की आंखों में नमी थी, लेकिन इसी के साथ ढेर सारा प्यार और पसेसिवनेस भी। कुणाल भी उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था। उसने नायरा को खुद से दूर करते हुए एक बार फिर उसके होठों को चूम लिया। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे को फील करते हुए किस करने लगे। लेकिन इस किस में कुणाल की तड़प थी, वो आज ही उसे सारा प्यार इस किस के जरिए जता देना चाहता था। जब उनकी सांसें उखड़ने लगी तो वो दोनों अलग हो गए, लेकिन अभी भी नायरा कुणाल की बाहों में सिमटी हुई थी। कुणाल। नायरा ने होले से उसका नाम अपनी मीठी आवाज से लिया, जिसे सुनकर कुणाल ने हम कहा, मैंने तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे पापा के बारे में सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसके कि अब वो ठीक होगे जहां भी होगे, और तुमने बस मेरी इतनी छोटी सी बात पर भरोसा कर लिया। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? इतना विश्वास, प्यार कैसे? ये सब कहकर नायरा अपना सर उठाकर उन आंखों को देखती है जिसमें उसके लिए बेसुमार प्यार था और हमेशा ही रहेगा। चाहे जो हो, जहां प्यार होता है वहां विश्वास अपने आप आ जाता है। तुमने जब कहा था तो उस वक्त हम अजनबी थे, लेकिन फिर भी भरोसा था। और अब जब मैं जानता हूं कि तुम मेरी नायरा हो, तो तुम पर सवाल उठाना जैसे खुद पर उंगली उठाना। कुणाल ने ये सब बहुत ही प्यार से नायरा की आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों कितने ही वक्त तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। तभी उन दोनों का ध्यान फोन की रिंग से टूटा। कुणाल ने कॉल देखा और समझ गया कि उसे अब जाना होगा। कुणाल ने अपने कपड़े सही किए और नायरा के माथे को प्यार से अपने होठों से छू लिया। जान, अपना ख्याल रखना, मैं कुछ समय तक मिशन में बिजी रहूंगा। इतना बोलकर कुणाल वहां से निकल गया। वही रस्तोगी मैंशन में वीरेन रस्तोगी गुस्से से इधर उधर घूम रहे थे। आज उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। उनकी खुद की बेटी ने उनके सालों से बनाए नाम को मिट्टी में मिला दिया था। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे कहाँ गलती हो गई। वो घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी का फोन आया और उससे से बात करते ही वो अपने स्टडी रूम के कोने में लगी पेंटिंग को खोलकर एक बेसमेंट जैसी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। नायरा, जो अभी अपने रूम के बेसमेंट में आई थी, उसने देखा कि सब तैयारी हो चुकी है और अब उनका शिकार भी फंस चुका है।
क्या तुम सब तैयार हो? नायरा ने अपनी रोबदार आवाज में उन सभी को देखकर पूछा। यस बॉस, सब ने एक साथ जोश में जवाब दिया। गुड, अब हमें उस तेज रत्न को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो सभी बेसमेंट से ही दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। नायरा ने सबको कुछ समझाया और ऑर्डर देते हुए कहा, अलिशा तुम सबको इंस्ट्रक्शन दोगी। श्री तुम और निहाल बाहर कार में रहोगे और ये देखोगे कि कोई रस्तोगी मेंशन में ना आए, और अगर आए तो उसे रोकना तुम दोनों का काम है। मैं जाओगी उस रत्न को लेने। अब समय आ गया है खुद मैदान में उतरने का। इतना सुनते ही सबकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि इंडिया में भी अब ब्लू फोर्स की पावर का बोलबाला होगा। उनकी कार अब हवा से बातें करते हुए अपनी मंजिल को नाप रही थी। अब तो आने वाला कल ही बताएगा कि ये सफर उन्हें कौन सी नई राह पर ले जाता है। वही वीरेन रस्तोगी अपनी स्टडी से होते हुए अपने मेंशन के पीछे वाले पोर्शन पर आ गया था, जहां जंगल था और उधर कोई भी नहीं आता था। उस जगह पर किसी का भी आना मना था। रस्तोगी मेंशन किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह को छोड़कर एक जंगल के बीच में बना हुआ था। इसकी वजह भी यही रत्न था, क्योंकि आज से 100 साल पहले ये लोग राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन एक रॉयल फैमिली के रक्षक के परिवार से होने की वजह से इन्होंने बहुत आसानी से मिलिट्री में अपने पैर फैला लिए। उनकी इतनी प्रसिद्धि और शोहरत का कारण एक तरफ से ये रत्न भी था, जिन्हें उनके पूर्वज ने चुरा लिया था। अब कोई नहीं जान सका था कि ये उनके पास होगा। बूढ़े रस्तोगी की आंखें उस पेड़ पर पड़ी जिसके अंदर उनके कई राज थे। कुणाल और नायरा दोनों निकल पड़े हैं और दोनों के मिशन अलग है, लेकिन मंजिल एक होगी। वीरेन रस्तोगी ने उस बड़े से पेड़ पर अपना हाथ रखा। उसी पल उनके हाथ को स्कैन करके वो खुफिया दरवाजा खुल गया। वो पूरा नजारा उनकी पेन के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जो इस वक्त उनकी जेब में थी। उस कैमरा के जरिए जब निहाल ने इस नजारे को देखा तो उसकी आंखें तो मानो बाहर आने को थी। नायरा को छोड़कर वो तीनों शॉक थे, क्योंकि उन्होंने सपने में भी एक पेड़ को किसी खुफिया जगह से कनेक्ट नहीं किया था। हालांकि ये सब मूवी में होता था, लेकिन एक पेड़ के अंदर कुछ छुपाने का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं था। लेकिन अफसोस, अब वो जगह और सीक्रेट नहीं रहेगी। निहाल तो काफी उत्साहित हो गया था। उसने नायरा को देखा और बोला, बॉस क्या ये अंदर से ठीक वैसा होगा जैसे पेड़ के अंदर कार्टून में किसी बर्ड का घर, जहां बेड, टीवी, सोफा सब होता है? उसकी बात सुनकर अलिशा और श्री अपना सर पीट लेते हैं, लेकिन नायरा उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपना दिमाग फिलहाल अपने टारगेट पर रखना चाहती थी। अपनी बॉस को खुद को इग्नोर करता देख भी निहाल चुप नहीं हुआ। अलिशा, क्या तुमने देखा ये आदमी कितना बचकाना है, जो अपना सीक्रेट बेस एक कार्टून से चूज कर बैठा? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा ना बहुत बड़ा कार्टून फैन है। वैसे भी लोग कहते ही है, एक बूढ़ा आदमी किसी बच्चे से कम नहीं होता। वैसे भी ये कम से कम 70 साल के तो हो गए ही। वो इसी तरह पूरे सफर में अपनी बिना सर पैर की बातें करता रहा, लेकिन उन तीनों का ध्यान सिर्फ अपने लैपटॉप पर गड़ी थी। श्री कार ड्राइव करते हुए ही स्क्रीन को देख रहा था, जिसमें वीरेन रस्तोगी अबे अबे अंदर गए थे। अंदर का नजारा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे निहाल ने इमेजिन किया था। ये देखकर तो अब उसकी भी बोलती बंद हो चुकी थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं बॉस उसे उसके खराब प्रेडिक्शन के चलते बेकार समझकर फेंक ना दे। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी लंडाकू विमान से कैसे मिलेगा? ये सब सोचते हुए उसने जोर से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके इस तरह चिल्लाने पर अब नायरा भी गुस्से से भर चुकी थी। उस कार में एक चेन छीनने वाली शांति पसर गई और अगले ही पल निहाल कार से नीचे फेंका जा चुका था। श्री और अलिशा भी हैरान थे ये देखकर कि कब नायरा ने निहाल को पका और कब उसे बाहर फेंक दिया, उन्हें तो पता ही नहीं चला। लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। वही सुनसान रोड पर गिरा निहाल एकदम से होश में आया और यही समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। वो ऐसे कैसे आसमान से टपक कर जमीन पर आ गिरा? नहीं, आसमान नहीं, वो हाँ, कैसे वो कार से टपक कर रोड पर आ गया? उसकी सोच को विराम देते हुए फोन की मैसेज टोन रिंग होती है। अपने फोन को देखते हुए निहाल उस नाम को अपनी स्क्रीन पर पॉप अप होते हुए देख सकता था। ये कोई और नहीं, उसकी बेदिल बॉस का मैसेज था। हाँ, बेदिल। अब कौन सा दिल वाला इंसान किसी को चलती गाड़ी से फेंक देगा? इन सब बातों को सोचते हुए उसने अपना सर झटका और मैसेज को देखा। मैसेज में सिर्फ 2 सेंटेंस थे, जल्दी प्लेन के अकॉर्डिंग इस जगह पर पहुंचो, नहीं तो अंजाम तुम जानते ही हो। मैसेज को पकड़ निहाल का मुंह बन जाता है अनअम्यूज्ड, लेकिन वो अपनी बॉस का ऑर्डर कैसे नहीं मानता और जल्दी ही फुल स्पीड में रोड पर भागने लगता है। उसे किसी भी हाल में समय पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो उसकी शैतानियां किसी दिन उसकी फोटो पर हार चढ़वाकर मानेगी। वही ब्लैंक SUV के अंदर नायरा का ध्यान अभी भी वीरेन रस्तोगी पर था, जो उस पेड़ के अंदर से एक अंडरग्राउंड सीढ़ियों से उतर रहा था।
हालांकि वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन नायरा की आंखें नॉर्मल नहीं जादू से भरी थी। उसकी आंखों से कोई भी नहीं छिप सकता था। यहाँ तो सिर्फ अंधेरा था। नायरा को खुद पता नहीं था कि उसके पास कितनी अनोखी शक्तियां हैं, जिससे देश बन भी सकता था और बिगड़ भी। यही वजह थी कि तारिणी को अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद के प्यार को छोड़ना पड़ा और एक अंधेरे से भरी जिंदगी को अपनाना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें अपने बच्चों को अलग रखना पड़ा, जिससे कोई भी निगेटिव पावर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। अगर वो साथ होते तो खतरे के उतने ही करीब रहते। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह अपने बच्चों की सलामती के लिए एक माँ ने अपने प्यार को छोड़ा और अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के नाम कर दी। उन सीढ़ियों से होते हुए बूढ़े रस्तोगी ने एक तोरच चालू की। अब उस गुफा जैसी जगह में कुछ तो रोशनी चमक रही थी, जिससे काफी हद तक साफ दिख रहा था। इससे उन्हें रास्ते को देखने में मदद मिली और वो अपने रास्ते पर चल पड़े। करीब 10 मिनट में नायरा भी उस जगह पर आ चुकी थी। अब उसे रस्तोगी मैंशन के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दूसरा रास्ता बनाकर उनके उस बैकयार्ड में घुस सकती थी। निहाल भी उसी समय वहां आ चुका धमका। उसकी हालत देखकर तो श्री और अलिशा दंग रह गए, लेकिन उन्हें बहुत हंसी भी आ रही थी। लेकिन अब इन सब चीजों का वक्त नहीं था। उन्हें अपने मिशन पर फोकस करना था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही खुद के इमोशन पर काबू पा लिया। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कम से कम अब तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया होगा। जाओ और अलिशा के साथ मैंशन पर नजर रखो। मोहिनी का पति और माहिरा का पिता उस रत्न को लेने जरूर आएगा। वो आए उससे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि सामने वाला आखिर है कौन और उसकी ताकत क्या है। नायरा ने सबको समझाया और उस दीवार की तरफ गई जहां से वो उनके बैकयार्ड में जा सके। टू बी कंटिन्यूड।